हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट और 12 वीडियो जो है हिंदी के ऊपर आया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट और जो 12 वीडियो है जिसमें तीनों उपन्यास देखे हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखे हुए हैं और कहानी के तौर पे इसको जो है उपन्यास को बताया गया है। तो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर सही कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, जो 2 पद का विशेषता न होकर किसी तीसरे पद का बारे में बताता हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। यानी बहुव्रीहि जो है तीसरा पद का अर्थ बताता हो, 2 का पद का अर्थ नहीं हो लेकिन तीसरा वो संकेत करता हो तो बहुव्रीहि है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पंचवटी। तो दोस्तों, पंचवटी किसको कहते हैं? 5 वटों का समूह। तो ये द्विगु समास हो जाएगा। फर्स्ट है द्विगु समास। वीणा पानी। तो वीणा पानी का संधि विग्रह क्या होता है? वीणा है जिसके पानी, पानी माने क्या होता है? हाथ होता है। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी सरस्वती जी को वीणा पानी कहा जाता है। लाल पीला। तो दोस्तों, लाल पीला जो है द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कृताकृत का समास है। तो कृताकृत का समास क्या है? तो ये कर्मधारय समास है, ये कर्मधारय समास है। दोस्तों, अगर मेरा पिछला 2 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो हम अभी भाव का एक ट्रिक बताए थे पहचानने का। तत्पुरुष भी बताए थे, द्विगु भी बताए थे, कर्मधारय भी बताए थे। तो अगर आप शुरू से प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। तो कृताकृत क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है खाला का घर का अर्थ क्या होता है? तो खाला का घर का अर्थ होता है आसान काम, यानी आसान काम को जो है खाला का घर भी बोला जाता है। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ है अंधे की लाठी होना। बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है? संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो बाप से जो है ये बपौती बन जाएगा, संबंधवाचक संज्ञा। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक कह रहा है इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है निम्न में सर्वनाम है। तो निम्न में सर्वनाम क्या हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं? तो ये यू यानी आप। अगला है पाठक और श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो पाठक और श्रोता जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है करण कारण किस वाक्य में है? तो फर्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो करण नहीं होगा, काहे कि अलगाव हो रहा है। यह राम की पुस्तक है, ये भी नहीं होगा। अगला है वह कलम से लिखता है। तो वह कलम से लिखता है, से आ गया और दोनों जुड़ा हुआ है तो करण यही हो जाएगा। अगला है अलग होने का बोध का कारक है। तो अलग होने का बोध का कारक क्या है? तो अपादान कारक है। सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में क्या विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो इस वाक्य में पुस्तक क्या शब्द है? तो विशेष से है, विशेषण नहीं है, विशेष से है। अगला है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो इनका 2 भेद होते हैं। अगला है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो कौन प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो किस बोली के क्षेत्र है? तो अवधी बोली के क्षेत्र है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कोलकाता में हुई है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन है? तो ये डिबिया जो है देशज है।
अगला है संविधान के अनुच्छेद 120 में कहाँ की भाषा का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ की भाषा का प्रावधान किया गया है? तो ये संसद की भाषा का प्रावधान किया गया है। अगला है एवं का तद्भव रूप क्या है? तो दोस्तों एवं का तद्भव रूप जो है यौ है, यौ। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं जो है ये लोथ और आगम होती है, दोनों हो जाती है। अगला है जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के बारे में भी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों वीडियो में देखे हैं, तो इसमें से जो है कोई अलंकार नहीं होगा। काहे कि अलंकार जो है आभूषण का काम करता है। तो जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख, इसमें कोई अलंकार नहीं होगा। अगला है पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो पैसा शब्द धन का अधिग्रहण कर लेता है, तो सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग करते हैं। अगला है चरण कमल बंदो हरि राय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है, रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो नई आलोचना से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये रोलाबार्थ नहीं है। अगला है कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो कौन सा पत्र 100 संख्या से अधिक में भेजा जा सकता है? तो ये परिपत्र। अगला है रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? तो कौन सा नहीं माना है? तो ये लक्षणा जो है रिचर्ड्स ने भाषा का भेद नहीं माना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो कौन सा व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो मित्र को पत्र लिखना व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। शोभित मंच की अवली गज दंत माई छवि उजलू घाई में, क्या है? तो ये जो है ये मतगयंद सर्वेथा है। अगला है विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि है? तो विद्यापति जो है ये राजा शिव सिंह के दरबारी कवि है। कमाल और कमाली किसकी संतान थी? तो कमाल और कमाली जो है ये कबीर की संतान थे। अगला है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने ये राजनीतिक पढ़ लिया है। अगला है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो है ये उद्धव के लिए हुआ है। अगला है तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास की भाषा जो है ये ब्रज और अवधी दोनों है। अगला है नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नीलमणि शैल का अर्थ है ये नीलमणि पर्वत का नाम है। अगला है लाखती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? तो किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? तो ये पदावली के लिए। अगला है कबीरदास का लालन पालन किनके द्वारा हुआ था? तो कबीरदास का लालन पालन जो है ये नीमा और नीरू दोनों के द्वारा हुआ था। प्रसिद्ध उक्ति सुर सुर तुलसी सस्सी में सूरदास को क्या कहा गया है? तो सूरदास को क्या कहा गया है? तो ये सूरदास सूर्य की तरह है और तुलसी चंद्र की तरह है। अगला है जो जुबती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे है अनुकूल विसारी शूल यह पुनि खल पतही मैजे में पंक्ति है। तो किसका पंक्ति है? तो यह जो है ये विनय पत्रिका में है ये लिखा हुआ। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो है काशी के विद्वान और शेष सनातन थे दोनों। अगला है जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? तो जानवर ने जगत को जो है तपती दोपहर में एक साथ रह कर बनाया। शिवा बावनी में कितने
मुक्तक है। तो कितने मुक्तक है? तो ये 52 है। अगला है, स्त्रियों के लिए इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया? तो किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया? तो ये जो है ये बाल बोधिनी का प्रकाशन और संपादन दोनों किया। अगला है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? तो भारतेंदु जी का जीवन काल ये 35 वर्ष का था। अगला है, गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे? तो गुप्त जी जो है आदर के साथ ये किस नाम से जाने जाते थे? दद्दा। अगला है, मैथिली शरण गुप्त को कब राष्ट्रपति ने संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किया था? तो कब संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किया? 1952 ईस्वी में। अगला है, इनमें से कौन काव्य निराला के द्वारा लिखा गया है? तो काव्य निराला के द्वारा जो है कौन लिखा गया है? तो ये सभी लिखा गया है, यानी संध्या काकली, कुकुरमुत्ता और अनीमा। दोस्तों, पिछला और फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में मैं इस सभी के बारे में जो भी कवि है वो बहुत डिटेल से बात किया हूँ। तो आप फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो आप समझ सकते हैं इसको। अगला है, गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया था? तो गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में किसने अलंकृत किया था? तो ये महात्मा गांधी ने अलंकृत किया। पंत जी के बचपन का नाम क्या है? तो पंत जी के बचपन का नाम जो है क्या है? तो ये गोसाई दत्त है। उषा का भाउर में आवास किस काव्य कृति की पंक्ति है? तो किस काव्य कृति की पंक्ति है? तो आंसू की बालिका से ये कृति है। महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की? तो महादेवी वर्मा ने ये कब की? तो ये जो है 1928 ईस्वी में की। अगला है, महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है? दीपशिखा है। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? तो क्या नहीं कर पाया? तो ये ग्रहण नहीं कर पाया। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो ये कंकाल, तितली और इरावती सभी है। अगला है, काम्याध्यात्मकता की भावभूति पर आधारित दिनकर की कृति है। तो कौन सा कृति है? उर्वशी है, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया? तो कब पुरस्कृत किया गया? तो ये 1959 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। अगला है, महाभारत क्या है? तो दोस्तों, ये महाभारत जो है क्या है? महाकाव्य है। इनमें दिनकर की कौन कविता है? तो कौन दिनकर जी का कविता है? तो ये दिल्ली, समरकोश है, विपथागा है, सभी है। अगला है, सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? तो किसकी है? तो ये अज्ञेय जी की है। दोस्तों, आप लोग अज्ञेय जी का पूर्ण नाम बताइए पूरा। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो ये यात्री के उपनाम से जाने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? तो बकरी कौन सी विधा है? तो ये नाटक है। अगला है, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? तो नागार्जुन का बचपन का नाम जो है ये ठक्कन मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का? दिनमान पत्रिका का। अगला है, धूमिल काव्य की क्या विशेषता है? तो व्यंग कविता में गवईपन और भदेसेपन सभी है। अगला है, सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये उपाध्याय परिवार ने किया था। अगला है, लंगर किस प्रकार की तहसील से नकल लेने की बात कहता है? तो किस प्रकार से? धर्म से। अगला है, उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? तो किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? तो ये नागर नदी की। अगला है, मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो किस काल के साहित्यकार हैं? तो ये आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अगला है, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था?
तो किस नदी को पार करके मेरीगंज जाना होता था? बूढ़ी कोसी को। अगला है, राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो कितने अंकों का वर्णन है? तो ये 35 अंकों का वर्णन है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है बनारस के विद्वानों ने दी थी। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष हुआ है? तो 1933 में हुआ है। कब हुआ? 1933 में। नाटक आधे अधूरे में एक पुरुष पहनावा है, तो पतलून कमीज जो है एक पुरुष पहनावा है। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक में निर्लजता के अनुसार प्राण देना किनका काम है? तो किनका काम है? कैरो का। अगला है, ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? तो कौन आ जाता है? तो ये चंद्रगुप्त आ जाता है। अगला है, अंडे के छिलके किसका एकांकी नाटक है? तो अंडे के छिलके ये जो है मोहन राकेश का एकांकी नाटक है। प्रसाद जी ने कुल कितने कहानियों की रचना की है? तो प्रसाद जी ने 70 कहानियों की रचना की है। ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने के बिता। यह किसका कथन है? यह कथन ये राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व का है। अगला है, जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ये जूली। अगला है, गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया? तो क्यों दिया था? तो क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चे ने किसका खून किया? तो बच्चे ने ये अपने नवजात भाई या बहन का खून किया। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? कौन सोचता है? तो ये शराबी सोचता है। मधुआ की कहानी में ये दिया हुआ है। गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, तो समाहित कौन है? साहस, त्याग की भावना, विद्रोह की भावना, ये सभी समाहित है। अगला है, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुटकार पराग सी चहु और बिखरी रहती है? तो कौन होगा? अप्सराएं होगा। अगला है, प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई देता है। तो सटीक प्रयोग जो है ये परिंदे और बादल को दिखाई देता है। अतुल भवानी लेखक से आप क्या मांगने आता है? क्या मांगने आता है? तो ये आयरन मांगने आता है। गजाबर बाबू की बड़ी बेटी का नाम बताया गया है। क्या बताया गया है? तो ये कांति बताया गया है। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के जो है 2 बच्चे थे। अगला है, फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी, तो इसका क्या होगा? जोखर सिंह जो है फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। अगला है, मिस पाल के रंग रूप पर कौन व्यक्ति कोई न कोई टिप्पणी क्या करता था? तो कौन व्यक्ति? तो ये बुखारिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बालाराम के रचयिता है? तो चंदन बालाराम के रचयिता जो है आशगु है। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार है। तो कौन रचनाकार है? तो इसका रचनाकार जो है जिनदत सूरी है। अगला है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किस बादशाह का? तो बाबर का। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप को रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ये
शेख नबी। अगला है महाभोज उपन्यास की लेखिका है, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका जो है मन्नू भंडारी है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष शती में छपी थी, तो किस वर्ष छपी थी, तो ये 1915 में ही छपी थी। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक जो है सरदार पूर्ण सिंह हैं। चितवन की छाँ रचनाकार है, तो चितवन की छाँ जो है विधा निवास मिश्र की रचना की है। चितवन की छाँ कौन रचना किया है, तो विधा निवास मिश्र। दोस्तों इसका आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू। कम समय में आपका 100 क्वेश्चन मिल रहा है, और आप अगर बनाए होंगे तो आपको ज़रूर स्कोर पता होगा कि मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ है। अगर आपका प्रैक्टिस सेट में कम मार्क्स आ रहा है तो पहले आप हिंदी को सिलेबस को बढ़िया से पढ़िए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।